हेलो एवरीवन, मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है इस चैप्टर का और आज के सेशन का भी, ठीक है, जिसमें पूछा गया है एक बेसिक क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का एक बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि चैप्टर का नेम क्या है, साउंड। तो यहाँ पर वही पूछा है कि व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, देखते हैं। तो साउंड क्या होता है? साउंड बेसिकली एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है जो आपको सुनाई पड़ता है, जो आपके जो ईयर्स हैं वो सुन पाते हैं। तो साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली ना, कैसे आप कह सकते हो कि वाइब्रेशन से ही सुनाई पड़ता है? तो उसके लिए आप ये देखो कि आपके पास जो नोटबुक है जिसमें आप ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो उस नोटबुक को थोड़ा सा बंद करके उसके ऐसे इस तरीके से नोटबुक होगी एंड इसके इस तरफ आप एक रबर बैंड लगा दो। ठीक है, अब मैं कहूं कि इसके बीच में से आप फिंगर अगर ऐसे करोगे, ठीक है, तो यहां पर इसको इस तरीके से पुल करोगे एंड फिर छोड़ दोगे, तो यहां पर क्या होगा? ये जो रबर बैंड है ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। ठीक है, वाइब्रेट होगी। जब वाइब्रेट होगी तो कुछ ना कुछ एक साउंड प्रोड्यूस्ड होगी। वो जो साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है किसके कारण हो रही है? इस वाइब्रेशंस के कारण होती है। तो हम समझ लिया कि क्यों हम कह रहे हैं कि वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के कारण ही साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। अब दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? आप अपने दोनों हाथ को क्लैप करके, तो आपको साउंड सुनाई पड़ रही है। तो क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब ये दोनों हैंड्स आपस में पास आए तो यहाँ पर क्या होता है? एक वाइब्रेशंस होता है आपकी स्किन में, जिसके कारण क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। और साउंड क्या होती है? एक फॉर्म होती है एनर्जी का। ठीक है, और क्या बोल सकते हो? वाइब्रेशंस क्या होते हैं? वाइब्रेशंस आर रैपिड टू और फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल पेंडुलम जैसे, पेंडुलम में होता है ना टू एंड फ्रो मोशन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इस फिगर में जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल ऑफ रबर बैंड जो आपने टाई करा है नोटबुक के ऊपर, तो इसमें भी क्या हो रहा है? टू एंड फ्रो मोशन होगा, इस तरीके का मोशन चल रहा होगा। जब इस तरीके का मोशन रैपिडली चलेगा तो वहां पर वाइब्रेशंस होंगे। बात हो रही है ना क्लियर? एंड यहाँ पर अब क्या बोला गया है? व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स अ डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड इन द मीडियम बाय द पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे ही वाइब्रेशंस आया और बॉडी ने वाइब्रेट करा, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ इन द मीडियम बाय द पार्टिकल्स एंड दिस डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और जो डिस्टर्बेंस आता है वो एक फॉर्म में ट्रेवल होता है, जिसके कारण क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस्ड होता है और इन वेव्स को हम कह सकते हैं साउंड वेव्स। तो बात हो गई क्लियर, किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस्ड होता है वो भी देखा। और साउंड होता क्या है? तो साउंड इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। ठीक है, तो आप वहां पे लिख सकते हो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर, और आप लिख सकते हो विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब प्रोड्यूस्ड का पूरा आपने देखा, क्योंकि वाइब्रेशन इतना रैपिड है, टू एंड फ्रो मोशन हुआ, वहां पर डिस्टर्बेंस हुआ, और वो डिस्टर्बेंस जो है उसके कारण मीडियम में क्या हुआ है? डिस्टर्बेंस हुए पार्टिकल्स के कारण, जो एक डिस्टर्बेंस जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल हुआ, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस्ड हुई। बात हो गई क्लियर? साउंड क्या होता है हमने समझ लिया। अब एग्जाम्पल की बात करें तो किस किस के पास अगर गिटार है या फिर किसी को बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना या फिर गिटार सुनना, तो गिटार में क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स होते हैं। वो जब स्ट्रिंग्स को इस तरीके से करते हैं तभी तो साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट इज द एग्जाम्पल, वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग्स। किस में? गिटार के अंदर। बात हुई ना, तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। जिसका मतलब क्वेश्चन 1 हो गया है ना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आई। साउंड क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस होता है हमने इजीली समझ लिया, एग्जाम्पल भी देख लिए, और आपने घर बैठ के एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? नोटबुक वाला। जब क्वेश्चन हो गया सॉल्व तो चलना पड़ेगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें पूछा गया है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड बाय एयर नियर अ सोर्स ऑफ साउंड।
जहां पर सोर्स ऑफ साउंड है, जहां से आवाज आ रही है, उसके पास में कैसे कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन मीडियम कॉज्ड बाय साउंड वेव। साउंड वेव के कारण जो मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, उसके कारण क्या प्रोड्यूस होते हैं हमारे कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। अब दिमाग में आएगा कि ये कंप्रेशन क्या है, रेयरफ्रैक्शन क्या है। तो बच्चों कंप्रेशन क्या होते हैं, जहां पर हाई डेंसिटी होती है किसकी, पार्टिकल्स की, या फिर हाई प्रेशर होता है, वहां पर क्या होता है हमारा कंप्रेशन होता है। हम मान लेते हैं साउंड वेव, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारी साउंड वेव कुछ इस तरीके से चल रही है और एकदम से क्या हुआ, इस तरीके की हो गई, फिर चल रही है, फिर एकदम क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं कहीं पर हाई डेंसिटी हो रही है, यानी हाई प्रेशर हो रहा है। तो वही लिखा है कंप्रेशंस आर द रीजन ऑफ हाई प्रेशर और यू कैन से हाई डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये जो है वो आपका कंप्रेशन है और ये जो है आपका रेयरफ्रैक्शन है। रेयरफ्रैक्शन कौन सा मीडियम हो गया, जहां पर लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल है या फिर लो प्रेशर है, वही लिखा है। रेयरफ्रैक्शंस आर द रीजन ऑफ लो प्रेशर और लो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, वो जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे थे नोटबुक पे रबर लगाकर, उसमें भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड होगा। तो जो जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होना शुरू करता है तो वहां पर क्या आता है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है उसके मीडियम में। बिकॉज ऑफ द disturbance of the particles of the medium, they come closer to each other as compared to their normal position, obviously. On the other hand, adjacent particles go farther to each other. Both happen simultaneously and the reason where particles जहां पर पास आ जाते हैं वो हो जाता है हमारा compression और जहां पर particles दूर चले जाते हैं वो हो जाता है हमारा रेयरफ्रैक्शन। हमने बिल्कुल समझ लिया, एक वेव के फॉर्मेट में भी आप पहचान जाओगे कोई वेव देख के कि उसमें कंप्रेशंस रेयरफ्रैक्शंस हैं या नहीं, ठीक है। तो वही यहाँ पे फिगर है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो यहाँ पर हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज कंप्रेशन एंड लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज रेयरफ्रैक्शन, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये जो जा रही हैं, इनका मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। बात हो गई क्लियर। किस तरीके से प्रोड्यूस्ड हुआ वो आपने समझ लिया, डिस्टर्बेंस के कारण प्रोड्यूस्ड हो रहा है। बात हो रही है ना, वाइब्रेट हो रहा है तो डिस्टर्बेंस हो रहा है मीडियम के अंदर। इसका मतलब ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके दिमाग में आ गया होगा समझ। जब क्वेश्चन आ गया है समझ तो इसको लॉक करके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। व्हाई इज अ साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो ऑसिलेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और यहां पर साउंड वेव में भी क्या होता है, वही होता है कि यहां पर जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो कैसे करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। दैट्स व्हाई साउंड वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वही लिखा है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव particles of a medium are oscillating in the direction parallel to the propagation of wave. Here you can see the example. ये रहा आपका ईयर, ये रहा सोर्स, ठीक है। यहाँ पे इसको रिसीव होना है। यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो तो जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स ऑसिलेट होके आपके कानों तक पहुंचेंगे। कानों तक पहुंच कब रहे हैं, जब वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल जा रहे हैं। इसीलिए क्या कहते हैं साउंड वेव को, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। बात हो गई है क्लियर। क्वेश्चन को करना पड़ेगा, लॉ को चलना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which characteristics of the sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room? ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर इंसान की, दैट इज क्वालिटी ऑफ साउंड। क्योंकि क्वालिटी ऑफ साउंड एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हर पर्सन की अपनी खुद की एक यूनिक होती है। हर किसी की आवाज दूसरे पर्सन से वेरी करती है। क्यों करती है, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ साउंड
अलग होती है। तो वही है, क्वालिटी ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन। ईच पर्सन हैज इट्स ओन क्वालिटी ऑफ साउंड व्हिच विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ये आवर फ्रेंड वॉइस व्हिच सिटिंग विद अदर्स इन अ डार्क रूम। तो हमने बता दिया ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, बहुत ही सिंपल था। ये तो आप भी बता दोगे कि ऐसे मालूम पड़ेगा कि ये जो आवाज है ना ये आपकी मम्मी की है, तो आप कहोगे उनकी जो आवाज है ना मैं पहचान जाता हूँ, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो आपको पता है कि वो इस तरीके की उनकी क्वालिटी, और ये आवाज आपकी मम्मी की है। बात हो गई ना क्लियर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि फ्लैश और थंडर अगर साथ में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, बट थंडर इज हर्ड फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन, व्हाई? तो देखो थंडर में क्या होती है, साउंड, और फ्लैश में क्या होगा, लाइट। ठीक है, अब यहां पर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो थंडर है वो हमें बाद में सुनाई पड़ता है और फ्लैश हमें पहले दिख जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो साउंड और लाइट है उनकी क्या है, एक खुद की स्पीड है, मतलब डिफरेंट स्पीड है, वही लिखा है, बिकॉज साउंड एंड लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमने पढ़ी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो साउंड जो एयर में प्रोड्यूस्ड होके आएगी तो वो कितनी है, उसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसकी है ये, स्पीड ऑफ एयर है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ एयर है, आप जो जानते हो। अब हम क्या जानते हैं कि जो हमारा टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना टाइम कम लगेगा, एंड जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि टाइम और स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमने देखा कि जो लाइट है उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ एयर, तो इसमें टाइम क्या लग रहा है, हमारा कम लग रहा है ना। एंड हमने क्या देखा कि, और जब हमने ये वाली बात समझ ली तो हम देखेंगे कि जो फ्लैश है वो हमको पहले दिख जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी तो टाइम हमको कम लगा उसको देखने में, तो वही लिखा है, साउंड टेक्स मोर टाइम देन लाइट टू रीच ऑन अर्थ, दैट्स व्हाई थंडर इज हर्ड अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन। रीजन हमने देख लिया, सिर्फ क्या पता होना चाहिए था कि स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ एयर इज दिस, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्पीड, आई थिंक दैट एवरीवन नोज। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें बोला गया है कि अ पर्सन हैज हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। What are the typical wavelength of the sound waves in corresponding to these two frequency? Take the speed of sound in air as 344 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास गिवन है फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी है, μ1 इक्वल टू 20 हर्ट्ज, एंड μ2 कितना है आपके पास, जो कि आपकी है फाइनल फ्रीक्वेंसी, μ2 इक्वल टू 20 किलोहर्ट्ज, विच इज 20 × 10⁻³ हर्ट्ज, क्योंकि हमने किलोहर्ट्ज को यहाँ पर हर्ट्ज में चेंज कर लिया। बात हुई। फिर आपके पास क्या गिवन है, आपको लेना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कितना बोला है, 344 मीटर पर सेकेंड आप लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है λ1 एंड λ2, क्यों, क्योंकि दो फ्रीक्वेंसी है तो दो ही वेवलेंथ होगी। अब आप क्या जानते हो, आप जानते हो वी नो दैट स्पीड क्या होता है आपका, फॉर साउंड वेव्स स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, किसके लिए, साउंड वेव्स के लिए। यहां से वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब मान लेते हैं जो हमारी स्पीड है उसको हम ले लेते हैं कैपिटल V, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल V अपॉन म्यू। अब यहाँ पर μ1 के लिए आपका फॉर्मूला क्या होने वाला है, λ1 V अपॉन μ1, एंड μ2 के लिए क्या हो जाएगा, λ2 इक्वल टू V अपॉन μ2, यही होगा।
यहां से आपके पास 344 आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज ऑलरेडी गिवन। म्यू1 है आपका 20, कितना आएगा सॉल्व करने पे 17.2, और यूनिट क्या होगी, लैम्डा है तो वेवलेंथ है मीटर। यहां से क्या हो जाएगा 344 अपॉन 20 इंटू 10⁻3, क्योंकि वो किलोहर्ट्ज में था देखो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 0.0172 मीटर। तो आपकी यहाँ पर जो वेवलेंथ है उसकी रेंज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 0.0172 मीटर टू 17.2 मीटर। ये क्या है आपका लैम्डा आ गया। बात हो गई क्लियर, कोई भी डाउट नहीं रहा। ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 चिल्ड्रंस आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड। One strike the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the second child. ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक एल्यूमिनियम की रॉड ले लोगे, ये मान लेते हैं, ये आप मान लेते हो इसकी जो लेंथ है वो आपने ले ली है d, ठीक है। एंड आप क्या जानते हो, चैप्टर में पढ़ते समय आपने पढ़ा था कि जो स्पीड होती है साउंड वेव की एट 25 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपने इसको ले लिया है स्पीड ऑफ साउंड वेव एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और यू कैन से VAL एल्यूमिनियम रॉड का। अब यहाँ पर टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर इस 25 डिग्री के सेंटीग्रेड मतलब एल्यूमिनियम वाली कंडीशन पर क्या हो जाएगा, ये तो आपका डिस्टेंस कितनी है d, एंड अपॉन में क्या होने वाला है 6420, ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है आपकी 346 मीटर पर सेकेंड या फिर 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा साउंड टू ईच अदर, दैट इज यहाँ पर हो जाएगी d अपॉन 346। तो ये तो आया है आपका टाइम एल्यूमिनियम वाले टाइम पर जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एयर के टाइम पर क्या आया है 3d अपॉन 346। आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द टाइम्स। जैसे आप रेशियो निकालोगे तो डिवाइड करोगे, जैसे आपने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपका 18.55:1। रेशियो क्या आ गया, आप बोलोगे रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। मतलब पहले आप एयर का लोगे, इसका रेशियो लोगे इस एल्यूमिनियम वाले के साथ, तो आपका कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 18.55:1। बात हो गई है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व। सिर्फ क्या यहाँ पर है, आपको ये पता होना चाहिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो साउंड वेव की स्पीड होती है उसको हम कंसीडर कर लेंगे एल्यूमिनियम रॉड में जो साउंड वेव की स्पीड होगी, ठीक। जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स ऑफ साउंड की वो आपको दी गई है 100 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट्स इन अ मिनट, एक मिनट में ये कितना वाइब्रेट होगा ये आपको बताना है। तो आप कैसे करोगे, आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी दी है 100 हर्ट्ज और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी हो जाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सोर्स इन 1 सेकेंड, इस फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 100। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपको कितने निकालने हैं 1 मिनट में निकालने हैं, 1 मिनट की बात हो रही है। यहाँ पर होते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड की बात होती है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 60 सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। तो आप क्या करोगे 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, तो आप बोल दोगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो जाएंगे, ठीक है। क्या पता होना चाहिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये फ्रीक्वेंसी दी है, किसी को फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है वो क्या गिवन हो जाएगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज 100। अब आप जानते हो कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो यहाँ पर जब आपको 1 मिनट करना होगा तो आपका क्या करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात हो गई होगी क्लियर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स इन 1 मिनट इज
आपका आंसर हो गया सॉल्व। डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट ओबेज? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल होता है। तो आप लिखोगे यस, सेम लॉ फॉलो करता है। कौन कौन से लॉ हैं? वो लॉ हैं आपके, आप याद करो अपने लाइट चैप्टर में जो पढ़ा हुआ है। कौन से लॉ हैं वो? कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट साउंड वेव एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर होना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट था। एंड सेकंड क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट साउंड वेव इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, ये इक्वल होना चाहिए, तभी साउंड हमको सुनाई देती है, जब साउंड ये लॉ फॉलो करता है। बात हो गई क्लियर? क्वेश्चन आ गया होगा समझ। क्या है इसमें पूछा गया था? लाइट की तरह ही क्या साउंड वेव फॉलो करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? बिल्कुल करता है। तो हमने बता दिए वो कौन से लॉ हैं। इसमें बोला गया है व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट an echo is produced, let the distance between the reflecting surface and the source of the sound production remains the same. Do you hear echo sound on a hotter day? तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान दो तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जो एको वर्ड आ रहा है जिसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है वो एक्चुअली में होता क्या है। अब काफी लोगों ने ये जो एको है ना वो एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी। क्या होता है कि अगर हम लोग किसी हिल स्टेशन पर अभी घूमने जाते हैं तो हम लोग ना एक माउंटेन क्लिफ पर जाके हम लोग कहते हैं ना हेलो, या फिर अपना नाम बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम वो हेलो बोलते हैं तो हमको ना रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड हमको सुनाई पड़ता है, हेलो 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 सुनाई पड़ता है। आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो वो जो रिपीटेशन ऑफ साउंड जो है उसको हम क्या कहते हैं? वो जो हेलो हेलो आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एको कहते हैं। बात हुई क्लियर? वही यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि एको इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द सरफेस बैक टू द लिसनर। ठीक है, अब आपने ये समझ ली। अब इसको क्या समझोगे? मान लेते हैं कि हम एक क्लिफ पर जाके खड़े हुए हैं, वहां से हम साउंड क्रिएट कर रहे हैं, लाइक हेलो बोल रहे हैं, ठीक है। जब हमने ये हेलो बोला तो यहाँ पर जो साउंड वेव है वो वाइब्रेट होकर किसी दूसरे माउंटेन से टकरा सकती है। तो मान लेते हैं ये जो माउंटेन है इससे जाके टकराएगी, ये जो साउंड वेव आई जिसमें हमने क्या बोला है? हेलो बोला है, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चली जाएगी जिस लिसनर के पास। बट यहाँ पर जो साउंड है वो अब क्या है? हेलो हेलो हेलो, इस तरीके से रिपीटेशन ऑफ द साउंड आएगी। इसी को हमने क्या बोल दिया है? एको बोल दिया है। इतनी बात तो हो गई क्लियर। अब ये बताओ कि क्यों हमें घर में अगर आप देखो तो एको सुनाई नहीं पड़ता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसके कारण हम माउंटेन क्लिफ में जब बोलते हैं हेलो तो हमको एको प्रोड्यूस्ड होता है? तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि एक कंडीशन होती है कि जो टाइम इंटरवल है बिटवीन द ओरिजिनल साउंड दैट इज फॉर एग्जांपल हेलो एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड वो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 0.1 सेकेंड होना चाहिए। कम से कम कितना? 0.1 सेकेंड। तो आप कर सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 सेकेंड होना चाहिए। और जो दो डिस्टेंस है बिटवीन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड मस्ट बी, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? मिनिमम 17.2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर तो होनी ही चाहिए। तो ये कंडीशन होती है जहां पर हमें क्या होता है? एको प्रोड्यूस्ड होता है। इतनी बात भी हो गई क्लियर, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या हॉटर डे वाले दिन भी हमको एको सुनाई पड़ेगा? तो यहाँ पर आंसर होने वाला है नो, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी स्पीड होती है किसकी? साउंड की, वो ना 3 फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? वो फैक्टर्स होते हैं, एक तो टेम्परेचर जी, दूसरा हो गया ह्यूमिडिटी, एंड थर्ड फैक्टर होता है एयर की क्वालिटी। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू होती है वो 344 मीटर पर सेकेंड होती है।
ठीक है, ये पढ़ा है। अब जितना इस स्पीड को एयर क्वालिटी एंड ह्यूमिडिटी से फर्क नहीं पड़ता, बट जो ये टेम्परेचर है इससे उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? तो देखो साउंड वेव में क्या होता है, हमारी जो वेव है ना वो प्रोपोगेट होकर जाती है। साउंड वेव्स यही होते हैं ना, वाइब्रेशंस होते हैं। अब वाइब्रेशन कौन करता है? मीडियम पार्टिकल्स करते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को, हॉटर वाले दिन क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज होगा। तो जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है हॉटर डे वाले दिन, तो उस दिन क्या होता है कि जो हमारे साउंड वेव के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मीडियम पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। किसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब स्पीड यहाँ पर जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ पर जो टाइम, जितने वो टाइम में उसको ट्रेवल कर कर आना था, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमारी स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम क्या होगा उसके रिस्पेक्टिव में? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, वो क्या हो जाएगा? अब लेस देन, कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि 0.1 सेकेंड से कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो 0.1 सेकेंड से कम होता है तो हमारी जो कंडीशन है जहाँ पर एको सुनाई पड़ता है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगी? फुलफिल नहीं होगी। तो हमारे ब्रेन में जो सिग्नल जाने का टाइम इंटरवल कितना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 सेकेंड, वो फुलफिल नहीं होगा। तो हमारे ब्रेन में सिग्नल्स ही नहीं जाएंगे तो हमको एको जो है वो सुनाई नहीं पड़ेगा। बात यहां तक भी हो गई होगी क्लियर? ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम एक कंडीशन तो होगी ना, डिस्टेंस पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक कंडीशन तो यहाँ पर फुलफिल होगी, लेकिन जो यहाँ पर जो हमको एको सुनाई पड़ने का टाइम इंटरवल था उसमें चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि हॉटर डे वाले दिन हमको एको साउंड नहीं सुनाई पड़ेगा। ठीक है, गिव 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो जब साउंड वेव की बात हो रही है तो उसके एप्लीकेशन कहाँ पर आप यूज़ करते हो? तो आप कई बार जब डॉक्टर पे गए हैं तो वहाँ पर आपने देखा है कि डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट लेता है जिसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप बोलते हैं ना, वहाँ उससे आपकी जो हार्ट बीट है उसको चेक करता है और उसी से चेक करके बोल देता है कि अरे आपको जो कफ है वो बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है या कम हो रहा है, सच बताता है ना। तो कैसे बताता है? तो उसमें क्या होता है कि जो वर्किंग होती है स्टेथोस्कोप की is based on this phenomena, that is reflection of sound waves. The sound of the patient heart reaches doctor's ear by multiple reflection of sound. ठीक है, बात हुई क्लियर? यहाँ पर हो क्या रहा होता है, बेसिकली जो हमारी हार्ट बीट है वो जो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है वो होती है 5 हर्ट्ज, और जो हमारा ह्यूमन ईयर्स है वो कितनी फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं? वो सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज तक। ना तो वो इससे कम फ्रीक्वेंसी को सुन पाएंगे ना इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को सुन पाएंगे। फिर कैसे वो सुन लेते हैं? क्योंकि जब वो यहाँ पर जो हार्ट बीट है जिस तरीके से स्टेथोस्कोप के यूज़ से उसमें क्या होता है, हमारे ईयर्स तक आने तक उसमें मल्टीपल टाइम्स क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है साउंड का, जब इसीलिए डॉक्टर जो है उसको ईजिली सुन पाते हैं। इतनी भी बात भी हो गई क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन, दैट इज सोनार। ठीक है, सोनार की अगर बात करें
तो सोनार जो है वो क्या होता है, सोनार की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ सोनार। तो सोनार में भी क्या हो रहा होता है, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं साउंड के, जिसके कारण हम क्या पता कर पाते हैं, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। जो वाटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका हम डिस्टेंस एंड स्पीड को पता कर पाते हैं, क्योंकि ये सोनार भी किस पर वर्क करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे करते हैं। ठीक है, ये दो एप्लीकेशन तो यहाँ पर मेंशन है। अब थर्ड एप्लीकेशन क्या हो सकता है, तो आपने सुना होगा क्या, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर देखे ना इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो साउंड है उसमें क्या हो रहे होते हैं, इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन होकर जाता है। इसीलिए वहां से जो साउंड है हमको सुनाई पड़ती है, जोर से सुनाई पड़ती है। बात हो गई क्लियर। तो ये हो गए हमारे क्या, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब इस सोनार को मैंने यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन इसीलिए नहीं किया क्योंकि एक क्वेश्चन इसी के बेस्ड आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाइट into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? And you have given the value of g. What is g? G is acceleration due to gravity 10 meter per second square, and speed of sound is also given, that is 340 meter per second. अब हम देखते हैं इसको एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, एक टावर है, ये है एक टावर का बेस। ठीक है, ये जो टावर है इसकी हमको हाइट कितनी दी है, 500 मीटर दी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर एक स्टोन था, उसको ड्रॉप किया गया इस पॉन्ड में। हम मान लेते हैं कि वो जितनी देर में ऊपर से स्टोन नीचे आया है, यहाँ पर है एक पॉन्ड। ठीक है, इस पॉन्ड में गिरने तक का जो टाइम है उसको हम मान लेते हैं t1। किस टाइम को मानना है, जिस टाइम पे वो गिरा होगा। ठीक, अब यहाँ पर उसके बाद इसका साउंड ऊपर तक जाने का जो टाइम होगा वो हम मान लेते हैं t2। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है स्प्लैश हर्ड एट द टॉप। मतलब जितने में ये गिरा और ऊपर आया उसके जो पूरा टाइम है ये हमको काउंट करना है। तो टोटल टाइम हमको निकालना है। ठीक है, इतनी बात भी आ गई होगी समझ में कि जब हमने स्टोन फेंका उसमें आवाज आई फटाक, और फटाक जो आवाज होकर हमारे कानों तक कब तक आई, दैट इज हमको काउंट करना है। ठीक है, अब आप लिखोगे क्या, जो हम हमेशा करते हैं, दैट इज गिवन पोर्शन को लिखना। गिवन में है हमारे पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वो स्टोन फेंकने से पहले वो किस पोजीशन पे होगा, किस वेलोसिटी में होगा, रेस्ट पर होगा, रेस्ट पोजीशन पे। जब रेस्ट पोजीशन पर होता है तो उसमें क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ तक भी बात आ गई समझ। फिर आपको क्या दिया गया है, आपको दिया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको दिया गया है स्पीड ऑफ साउंड दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड, और एक चीज और दी है, दैट इज हाइट ऑफ टावर। कितना दिया है, 500 मीटर दिया है। ये भी बात आ गई समझ। अब आप क्या करोगे, अब हम क्या करें, हमको तो चाहिए क्या, टाइम। हमको हाइट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लिखेंगे लेट द टाइम taken by the stone to fall at the base of tower in pond B T1, जो हमने यहाँ पे फिगर में भी बताया है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, वो वाला टाइम। तो यहाँ पर आप अप्लाई करोगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 है, दैट इज u। एस दिया गया है, क्या है एस हमारा, ये हाइट ऑफ टावर।
ठीक है, तो यहाँ पर वो इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब अगर इस टर्म की बात करोगे दैट इज जीरो, क्यों? क्योंकि u जीरो तो u इंटू टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म तो हो जाएगी हमारी जीरो। तो s इक्वल टू हो जाएगा अब हाफ जी टी स्क्वायर। टी क्या है यहाँ पर? वो टाइम जो हमने जो स्टोन को नीचे आने तक लगा, तो हम बोल देते हैं t1। ठीक, अब आपके पास क्या है? s है आपके पास 500, g की वैल्यू आपको बोला गया है कि 10 लेना है, और ये रहा t1 स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 100। t1 कितना आ गया बच्चों? t1 स्क्वायर तो है 100, तो t1 हो जाएगा हमारा 10 सेकेंड। तो आपने t1 तो निकाल लिया। t1 कौन सा टाइम है? जब स्टोन को नीचे आने तक का जो टाइम है वो हमने t1 लिया है। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको? t2 निकालना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट द टाइम टेकन by the sound to reach at the top of tower B T2, जो हमने पहले ही मेंशन करा है फिगर में, वो क्या हो जाएगा? अब टाइम क्या होता है? जब स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस किसकी? डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से बेस से ऊपर तक की, वो कितनी है हमारे पास? 500। और स्पीड किसकी हो जाएगी? साउंड की हो जाएगी, क्योंकि हम टाइम किसका निकाल रहे हैं कि टाइम किस कौन सा टाइम है ये t2, कि ये साउंड को ऊपर तक पहुंचने में जो टाइम लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 500 अपॉन 340 दी हुई है हमें स्पीड ऑफ साउंड इस क्वेश्चन में। कितना आएगा टाइम? यहां से हमारा t2 कैलकुलेट होगा 1.475 सेकेंड। ठीक है, अब ये आपने t1 निकाल लिया, t2 निकाल लिया। अब अल्टीमेट जो इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है निकालने के लिए, वो क्या बोला गया है? स्प्लैश हर्ड एट द टॉप। तो अब आप यहां पर लिखोगे हेंस द स्प्लैश heard at the top is t, which is equal to t1 plus t2, that is 10 plus 1.475। कितना हो जाएगा? 11.475 सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। ये किसका हमें आंसर मिल गया? जो इस क्वेश्चन में हमारी डिमांड थी वो हमने कर लिया है कैलकुलेट। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अब लॉक करके क्या करना चाहिए? आगे चलना चाहिए। तो चलिए चलते हैं कि एक साउंड वेव ट्रेवल कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। If its wavelength is 1.5 सेंटीमीटर, what is the frequency of the wave? आपको कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी निकालने का आपको ये बताना है क्या वो आपको ऑडिबल है, ये आपको बताना है। तो पहले क्या करेंगे? हम अपने गिवन पोर्शन को लिख लेते हैं। तो गिवन में बात करें तो गिवन में है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड वेव कितनी दी गई है? 339 मीटर पर सेकेंड। देन आपके पास गिवन है वेवलेंथ। वेवलेंथ को आप डिनोट करते हो लैम्डा से, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, जिसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो ये आएगा 0.015 मीटर। ठीक है, और स्पीड किसे डिनोट करते हो आप? v से करते हो डिनोट। आपको निकालना है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, जिसको आप डिनोट करते हो न्यू से। ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में? दैट इज वी नो दैट की रिलेशन बिटवीन द स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द रिलेशन? दैट स्पीड ऑफ साउंड विच इज v इक्वल टू लैम्डा विच इज वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। पढ़ा हुआ है। ये v है, ये म्यू है, इतना ध्यान रखना। ठीक,
अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये म्यू कैलकुलेट करना है। तो ये म्यू कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v अपॉन लैम्डा। यहाँ पर जो v है वो क्या है आपका स्पीड ऑफ साउंड जो क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा क्या है यहाँ पर वेवलेंथ है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो स्पीड कितनी दी गई है हमको 339 अपॉन 0.015, यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 30 पहुंच गए। कैलकुलेट करने से इसका आंसर कितना आने वाला है, ये आएगा आपका 226,000 हर्ट्ज, और आप कह सकते हो 226 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या आंसर देना है कि क्या जो हमें ये वेवलेंथ मिली है, क्या ये जो हमें फ्रीक्वेंसी मिली है ये हमारी ऑडिबल होगी हमारे ईयर्स के लिए या नहीं। क्या मिला है हमको, फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेट हुई है। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे जो ह्यूमन ईयर्स हैं वो कितनी रेंज सुन सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस वी know that human ear can hear the voice of रेंज, आप लिख दोगे किसके रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। और यहाँ पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी आया है वो कितना आया है 226 किलो हर्ट्ज, बहुत ही ज़्यादा है। जब ये बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पे लिख दोगे एंड एज पर द रिजल्ट इट विल एक्सीड द रेंज ऑफ normal ear frequency, therefore it will not be ऑडिबल, ये हमको सुनाई नहीं पड़ेगी। और ये कौन सी रेंज में आ जाएंगी, ये अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी वेव्स में आ जाएगा। ठीक है, बात हो गई क्लियर। इसमें हमको आंसर पता चल गया कितनी फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली 226 किलो हर्ट्ज, और ये हमको ऑडिबल नहीं होने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दी है। ठीक है, व्हाट इज रिवर्बरेशन एंड हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। अब इसको पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपने इसके पहले क्या पढ़ा था, एको पढ़ा था। अब एको में भी क्या हो रहा था, रिपीटेशन ऑफ साउंड आपको सुनाई पड़ता है जब आप एक माउंटेन क्लिफ वगैरह पे जाके कुछ बोलते हो। ठीक है, यहाँ पर जो ये रिवर्बरेशन है ये आपका होता है मेनली क्लोज्ड एरियाज में। ठीक है, वही लिखा हुआ है, रिवर्बरेशन इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड इन क्लोज्ड एरिया ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इट हैपन्स जनरली इन द क्लोज्ड एरिया एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इज लेस देन 0.1 सेकेंड। और हमने क्या पढ़ा था, हमने एक टर्म पढ़ ली थी ना एको, जिसमें जो टाइम इंटरवल है वो एटलीस्ट कितना चाहिए था आपको, 0.1 सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू। एंड रिवर्बरेशन में ये सेम कंडीशन हो जाती है लेस देन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये तो पढ़ लिया एक जनरल मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब अगर किसी को डिफ्रेंशिएट नॉर्मल लाइफ में करना, उनको ये डेफिनेशन नहीं पता है, तो वो कैसे आप बताओगे। तो उसको बताने का एक बहुत ही सिंपल तरीका क्या हो सकता है, जब आप मतलब ये कह सकते हो कि जो ये रिवर्बरेशन जो होता है वो क्या होता है, जब कोई आवाज़ कोई साउंड कुछ देर के लिए आपके कानों में परसिस्ट कर जाए, ठहर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। और जब कोई साउंड आपको एक रिपीटेड साउंड सुनाई पड़े उसको हम कह देते हैं एको। ठीक है, तो ये क्या करती है कि कोई भी वॉइस जो है परसिस्ट कर जाए थोड़ी देर के लिए, सम टाइम के लिए, उसको हम कह देंगे ये। ठीक है, तो आप किसी को ही एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसमें आपको एक जनरल अगर वे में एग्जांपल दें, जब हम कोई नया घर खरीदते हैं या फिर कोई नए घर में जाते हैं,
तो वहाँ पर आपकी जो वॉइस है ना वो रीबर्बरेट होती है। तो उसको यहाँ पर रिड्यूस करने का तरीका क्या अपनाओगे? हम अभी सिर्फ घर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है ऑडिटोरियम का, तो वहाँ का भी देखेंगे। घरों में जब हम जाते हैं तो हमने देखा कि बहुत आवाज़ जो है वो हमारी रीबर्बरेट कर रही है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सामान ले आते हैं या कर्टेन्स लगाते हैं, कारपेट्स बिछाते हैं, तो जिससे ये जो हमारा रीबर्बरेशन जो हो रहा है उस घर में वो कम हो जाए। ठीक है। अब अगर बात करें सिंपल ऑडिटोरियम की, तो वहाँ पर जो उसकी रूफ है, जो वॉल्स हैं, वो क्या करते हैं, हम उनको कवर्ड कर देते हैं विथ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज। ठीक है। एंड क्या कर सकते हो, वहाँ पर जो सीट्स हम यूज़ करते हैं उनमें जो मटेरियल हम इस तरीके का यूज़ करेंगे कि वो मटेरियल जो हमने यूज़ करा है सीट में, उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए साउंड एब्जॉर्बिंग की। ठीक। एंड क्या करते हैं, कर्टेन्स लगा सकते हैं, कारपेट बिछा सकते हैं, जिससे हमारी जो वॉइस है, जो साउंड है, वो क्या हो, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, बात हो गई क्लियर। इसी तरीके से हम अपने जब घरों में जाते हैं नए, वहाँ पर भी इसी तरीके के मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं टू रिड्यूस द रिवर्बरेशन। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। तो चलना कर पड़ेगा अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड? What factors does it depends on? अब लाउडनेस क्या होता है? अगर मैं भी धीरे बोल रही हूँ, बहुत धीरे बोल रही हूँ, तो क्या ये मेरी लाउडनेस है? नहीं है। अब अगर मैं कोई भी चीज़ चिल्लाकर बोलूँगी तो उसको आप कहते हो ना, लाउड मत बोलो, धीरे बोलो, थोड़ा बोलते हो ना, मतलब जो भी बोल रहा है उसने अपनी क्या लगाई, एनर्जी लगाई। तो लाउडनेस का मतलब होता है, लाउडनेस इज अ साउंड ऑफ हाई एनर्जी। ठीक है। कोई बात को धीरे बोलना मतलब कम एनर्जी, ज़्यादा फोर्स लगाकर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के अंदर। यानी क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे, पहले तो आप ये देखो, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस भी टेबल बैठ के पढ़ रहे हो, उस टेबल पर अगर आप धीरे से क्या करो, धीरे से हाथ ऐसे थपथपाओ, तो आपको बहुत ही कम साउंड पर सुनाई पड़ेगा। अगर आप उसको जल्दी जोर से करोगे, ठक ठक करोगे, तो एकदम बहुत तेज आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो मतलब वहाँ पर जब आपने ज़्यादा फोर्स से उस पर ठक करोगे, थप थप करोगे ज़्यादा ज़ोर से, तो आपको क्या पड़ेगा, वहाँ पर लाउडनेस आएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये लाउडनेस है, ये हमारे फोर्स पर भी डिपेंड कर रहा है ना, हमारी एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिस पर हमारी लाउडनेस डिपेंड करे? एक तो हो जाएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसे हो जाएगा, जब हम किसी भी चीज़ में फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, देखो जब आप थप थप करोगे तो वहाँ पर धीरे करा तो वहाँ पर जो साउंड है वो कम आया। ठीक है, हम मान लेते हैं हमने साउंड की जो वेव है वो कुछ इस तरीके की आई। जब आपने उसी जगह पर जोर से थप किया तो क्या होगा, वहाँ पर जो उस बेस में जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब साउंड वेव कुछ इस तरीके की हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या होगा, उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो जो हमारा लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव पर भी डिपेंड करता है, फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। और क्या किस पर डिपेंड होगा, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। मैंने अभी तो बताया वो टेबल वाला एग्जाम्पल, अगर जोर से करा तो वहाँ पर जो मटेरियल में जो पार्टिकल्स हैं, जो साउंड पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे, और जितने फोर्स से करोगे उतनी तेज आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। सुनना बिल्कुल। और सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पे भी डिपेंड करेंगी, या फिर आप कह सकते हो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। बात हुई क्लियर। यहाँ पर आपको एक वेव फॉर्म भी दिख रही है। वेव फॉर्म में क्या दिख रहा है कि दो वेव फॉर्म है। जब हम धीरे बोलते हैं, सॉफ्ट साउंड में बोलते हैं, तो जो हमारा ग्राफ है बिटवीन द टाइम एंड वेव डिस्टर्बेंस का, वो क्या है, कुछ इस तरीके का बनता है। और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, कम रहता है, लेस एम्पलीट्यूड रहता है। और वहीं पर जब हम बहुत ही ज़्यादा हाई पिच में बोलते हैं या फिर लाउडर साउंड में बोलते हैं, तो हमारा जो वेवलेंथ है उसमें क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। बिल्कुल हमको ग्राफ से ही दिख रहा है, देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड में चेंज आया है। ठीक है। और यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है क्या, कि लाउडनेस जो है
वो हमारी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। पढ़ा है ना, पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड एक्चुअली में बढ़ कैसे गया, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो उस बेस में जो मीडियम पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से जो वेव्स हैं उनमें जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में कि लाउडनेस एक्चुअली में होता क्या है और किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। हमने एग्जाम्पल के साथ भी समझ लिया। जब क्वेश्चन हमें समझ ही लिया है तो अब देर किस बात की है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग? ठीक है, अल्ट्रासाउंड का नाम तो हमने बहुत सुना है अपनी डेली लाइफ में। जब भी हमें कोई किडनी प्रॉब्लम या स्टमक प्रॉब्लम होती है तो हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब वही जो अल्ट्रासाउंड है उसको हम किस तरीके से क्लीनिंग में यूज़ करते हैं वही हमको बताना है। अब मान लेते हैं कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है या फिर कुछ इस तरीके का मटेरियल है जिसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और उसमें बहुत ज़्यादा ना गंदगी हो गई है, ग्रीसिंग हो गई है फॉर एग्जाम्पल। अब उसको कैसे आप क्लीन करोगे, तो उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। अब ये क्लीन कैसे करता है, तो टू क्लीन एनी ऑब्जेक्ट इट इज़ प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सॉल्यूशन। उनको कहाँ पे प्लेस्ड कर देते हैं, क्लीनिंग सॉल्यूशन में हम उनको प्लेस्ड करते हैं उन ऑब्जेक्ट को, और फिर वहाँ पर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं इन द सॉल्यूशन। अब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स की इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वहाँ पर, जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के, वो थोड़ा डर जाते हैं। तो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी गंदगी है लाइक ग्रीसिंग, लाइक डस्ट एंड डर्ट, वहाँ से वो हटा देते हैं, डिटेस्ट कर देते हैं, एंड वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, पूरा अंदर से थॉरो क्लीन हो जाता है। अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव दिस यूनिक प्रॉपर्टी कि दे कैन पास थ्रू द ऑब्स्टिकल एंड कैन गो इनसाइड। वो किसी भी उस पे जाकर उसके अंदर चले जाते हैं, किसी भी ऑब्स्टिकल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारे कोई हैवी मटेरियल्स होते हैं, किसी गाड़ी के कोई मटेरियल है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं जो हम भैया स्क्रब तो नहीं कर सकते ना, तो उनके लिए हम एक क्लीनिंग सॉल्यूशन में उनको डालकर वहाँ पर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को अप्लाई करते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होने के कारण वो डर जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बात हो गई क्लियर किस तरीके से साउंड करता है। डायरेक्ट पास नहीं करते कि अपन ने वो मटेरियल ऐसे रखा और अल्ट्रासाउंडिक वॉइस उसमें अप्लाई कर दी, नहीं, उसको हमें एक पहले डिप करना पड़ता है एक क्लीनिंग सॉल्यूशन में। एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अल्ट्रासाउंड का हम यूज़ कहाँ कहाँ पर कर रहे थे। अभी हमने उसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि हम इसको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को क्लीन करने में भी हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड का। अब यहाँ पर एक नई चीज़ पूछी है कि मेटल ब्लॉक के अंदर कोई अगर मेटल ब्लॉक है, अगर उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट अवेलेबल है तो उसको भी फाइंड करने में किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो वो बताना है हमको। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है ये हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं। ठीक है, यही पढ़ा है ना अभी तक। एंड यहाँ पर इन अल्ट्रासाउंड वेव्स के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये ट्रेवल कर सकती हैं अलोंग वेल डिफाइंड पाथ इवन विथ ऑब्स्टिकल्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू दिस मेटल ब्लॉक। ठीक है, ये आपको एक मेटल ब्लॉक दिख रहा है जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। जब आप यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव्स यहाँ से पास करेंगे तो यहाँ से वो ईजिली क्या हो जाएंगी, ट्रांसमिट हो जाएंगी और कहाँ पहुँच जाएंगी, ये जो आपके बने हुए हैं डिटेक्टर्स। तो जैसे ही इनके पास ये आती हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स तो ये इनका काम क्या होगा, इसको रिसीव कर लेंगे ये। ठीक है, डिटेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं। अब यहाँ पर अगर सेम मेटल ब्लॉक के अंदर कोई भी डिफेक्ट या फ्लॉ आ जाता है तो यहाँ पर जिस एरिया में ये जो फ्लॉ है
ठीक है, वहां से जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है इस फ्लॉ के पास पहुंचेंगी एंड फिर वहीं से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। देखिए बाकी सारी पोजीशन से जहां पर डिफेक्ट नहीं है वहां से वो इजीली पास होकर कहाँ पहुंच गई, डिटेक्टर के पास पहुंच चुकी हैं। बट जैसे ही उनको एक फ्लॉ मिलता है, एक वहां पर उनको एक डिफेक्ट मिलता है, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और वो डिटेक्टर के पास नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाता है, क्या मालूम पड़ जाता है कि डिफेक्ट्स यहाँ पर मेटल ब्लॉक्स में अवेलेबल है। बात हुई क्लियर कि किस तरीके से ये वर्क करेंगी। ये डिफेक्ट है तो यहाँ से तो बात जैसे ही इस डिफेक्ट से टकराएगी तो यहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो यहाँ वाले डिटेक्टर को नहीं मिलेंगी अल्ट्रासाउंड वेव्स। बात हो गई क्लियर। आपने फिगर्स भी देख लो, अच्छे से देख लो। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका होगा सॉल्व, वो कोई डाउट भी नहीं रहा होगा, क्योंकि इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन था भी नहीं। तो बच्चों आई होप आज हमने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं फ्रॉम क्वेश्चन 11 to 22 आपने भी करे होंगे मेरे साथ साथ सॉल्व। जब आपने साथ में सॉल्व भी किए हैं तो आई थिंक आपको जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं लर्नो हब जो है वो फ्री है पर बेस्ट है, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फॉर फ्री at learnohub.com। थैंक यू।